गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम एक नया अध्याय पढ़ेंगे जिसका नाम है आय, व्यय और बचत। यह आपके पाठ्य पुस्तिका गृह विज्ञान का पहला खंड है, गृह प्रबंध। उसका यह दूसरा अध्याय है। इससे पहले हम लोगों ने पहला अध्याय बजट क्या है ये पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने जाना बजट क्या है और यह किस तरह से हमारे जीवन को प्रभावित करता है, बजट के क्या सिद्धांत हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि बजट आय पर ही निर्भर होती है, तो आज हम पढ़ेंगे कि आय क्या है, यह हमारे बजट को, हमारे मानव जीवन को किस तरह से प्रभावित करता है। परिवार एक ऐसा केंद्र है जहाँ पर परिवार के सभी सदस्यों की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति नियमित रूप से होती है। इन सभी की पूर्ति व्यवस्थित प्रयास एवं सुदृढ़ गृह व्यवस्था की आवश्यकता अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। गृह व्यवस्था के मुख्य रूप में तीन कारकों का निर्भर करता है, जो पहला है आय, व्यय और बचत। अतः आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त धन की आवश्यकता होती है। धन प्राप्ति के लिए आय का स्रोत होना अति आवश्यक है। आय से प्राप्त धन व्यय तथा खर्च करके आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सकती है तथा भावी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बचत भी की जाती है। गृह अर्थव्यवस्था में सबसे पहले अधिक महत्व पारिवारिक आय का ही होता है। पारिवारिक आय वह धन राशि है जिसको परिवार द्वारा एक निश्चित अवधि में अर्जित किया जाता है, या फिर ऐसे कह सकते हैं इसे किसी निश्चित अवधि में आर्थिक प्रयत्नों से प्राप्त द्रव्य को आय कहते हैं। व्यापक अर्थ में देखा जाए तो पारिवारिक आय आर्थिक प्रयत्नों के बदले मिलने वाली धनराशि के अतिरिक्त कुछ सुविधाएं भी सम्मिलित होती हैं, जो कुछ प्रयासों के बदले में उपलब्ध होती हैं। जैसे किसी सरकारी कर्मचारी में नौकरी करने वाले व्यक्ति को प्रति माह निश्चित वेतन मिलता है तथा इसके साथ साथ निःशुल्क चिकित्सा सुविधा, बच्चों की सुविधा भी मिलती है। इस स्थिति में व्यक्ति को मिलने वाले वेतन तथा समस्त सुविधाओं को आय ही माना जाता है। ग्रास और कैंडल के अनुसार पारिवारिक आय की विशेषता है पारिवारिक आय मुद्रा मतलब धन, वस्तुओं, सेवाओं जैसे सुविधा, सर्विस, सामान के रूप में। सेवाएं ऐसी होती है जो हमें सामान के रूप में नहीं मिलती है पर कुछ सुविधा के रूप में मिलती है। जैसे ट्रेन में तो हम धन तो लगाते हैं पर उसमें हमें कोई वस्तु नहीं मिलती है, उसके बदले हम लोग उसमें यात्रा कर सकते हैं। ये होती है सेवाएं। वस्तु जैसे कोई चीज़ किराए पे देने पे, उस पे वस्तुओं पे जो जितना किराया हमें मिलता है वह धन हमें आय के रूप में मिलता है। तथा संतोष का वह प्रभाव है, तो इन तीनों चीज़ों को मिलने पे जो संतोष मिलता है, जो परिवार के अधिकार में इसकी आवश्यकताओं एवं इच्छाओं की पूर्ति करने तथा उत्तरदायित्व के निर्वाह हेतु आता है। सरल शब्दों में यह है कि पारिवारिक आय मुद्रा, वस्तुओं, सेवाओं तथा संतोष का वह प्रभाव है जो परिवार के आधार में इसकी आवश्यकताओं तथा इच्छाओं की पूर्ण करने के तथा उत्तरदायित्व को निर्वाह हेतु आता है। अब पढ़ते हैं कि आय कितने प्रकार का होता है। आय होते हैं दो प्रकार के, प्रत्यक्ष आय और अप्रत्यक्ष आय। पहला प्रत्यक्ष आय में इस प्रकार की आय में हमें सीधे मुद्रा प्राप्त होती है। जैसे प्रत्यक्ष आय के अंतर्गत उस आय को सम्मिलित किया जाता है जो परिवार के मुखिया तथा अन्य सदस्यों को उनके आर्थिक प्रयासों, उनके व्यवसाय के फलस्वरूप प्राप्त होता है। इस प्रकार इनसे प्राप्त होने वाली आय को प्रत्यक्ष आय कहते हैं। इसके अतिरिक्त परिवार को प्राप्त होने वाले ब्याज, किसी भवन से प्राप्त किराया की धनराशि भी प्रत्यक्ष आय कहलाती है। प्रत्यक्ष आय के कुछ उदाहरण जैसे वेतन, व्यापार से मिलने वाले पैसे
कृषि से मिलने वाले पैसे और बैंक द्वारा ब्याज मिले पैसे, किराए से मिले पैसे, ये सब प्रत्यक्ष आय में आते हैं। दूसरा है अप्रत्यक्ष आय। यह आय मुद्रा या धन के रूप में नहीं प्राप्त होती है, मतलब इसमें हमें पैसे नहीं मिलते, इसके बदले हमें कुछ सुविधाएं प्राप्त होती हैं। सुविधाएं कैसी? जो आर्थिक प्रयासों के फलस्वरूप प्राप्त होती हैं, यह नगद वेतन के अतिरिक्त होती हैं। नगद वेतन के अतिरिक्त होती हैं, जैसे आवास की सुविधा, चिकित्सा सुविधा, वाहन की, नौकर की, निःशुल्क शिक्षा इत्यादि होती हैं। अप्रत्यक्ष आय का सबसे महत्वपूर्ण लाभ यह होता है कि इस प्रकार की आय पर कोई भी कर नहीं लगता है। अब पढ़ते हैं पारिवारिक आय के साधन। पारिवारिक आय के कौन कौन से साधन हैं? इसमें पहला है पारिवारिक सदस्यों का वेतन। पारिवारिक सदस्यों के वेतन में है परिवार के ऐसे सदस्य जो नौकरी करते हैं, उन्हें प्रति माह उनकी योग्यता के अनुसार तथा कार्य के अनुसार प्रति माह एक धनराशि प्राप्त होती है, जिसे वेतन कहते हैं। वेतन रूपी आय निश्चित आय होती है तथा प्रति माह नियमित रूप से मिलती रहती है। यह मुद्रा के रूप में मिलती है। दूसरा है मजदूरी। कुछ परिवारों में मासिक वेतन प्राप्त न होकर शारीरिक श्रम के अनुसार प्रतिदिन मजदूरी के रूप में धन प्राप्त होता है। मजदूरी रूपी आय अनिश्चित एवं अनियमित होती है, यानी कभी जैसे आज उसने मजदूरी नहीं की तो आज उसके पास वेतन नहीं होगा। जिस दिन मजदूर मजदूरी नहीं करता उस दिन उसकी आय शून्य होती है। तीसरा है पेंशन। नौकरी पेशा व्यक्ति जब सेवा मुक्त यानी रिटायरमेंट हो जाता है तो सरकार द्वारा उन्हें अच्छी धनराशि कुछ प्रति माह आजीवन मिलती रहती है, उन्हें ही पेंशन कहते हैं। कभी कभी कामों में इसके बदलाव भी आता है, जैसे कर्मचारी की मृत्यु, जो सरकारी कर्मचारी है जिसे पेंशन प्राप्त होता है, अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसकी पत्नी को, या फिर अगर पत्नी की मृत्यु हो तो उसके बच्चे को यह प्राप्त होता है। चौथा है रॉयल्टी। लेखक, कवि, गीतकार अपनी पुस्तकें लिखने के बदले जो पारिश्रमिक मिलता है उसे ही रॉयल्टी कहते हैं। यह पुस्तक बिक्री पर निर्भर करता है, इसकी धनराशि निश्चित होती है। अब है पांचवा उपहार। उपहार क्या? यह निश्चित आय नहीं है। जन्मदिन, विवाह, त्यौहार, रीति रिवाज पर मिलने वाली वस्तुएं धन आय का साधन मानी जाती हैं। चौथा है ब्याज। परिवार की एक बची हुई धनराशि को बैंक, पोस्ट ऑफिस में जमा कर देने पर जो अतिरिक्त धन हमें प्राप्त होता है उसे ही ब्याज कहते हैं। यह भी आय वृद्धि का एक स्रोत है। सातवां है किराया। मकान या दुकान से प्राप्त होने वाली धनराशि को किराया कहते हैं। यह भी आय का प्रमुख साधन है। आठवां है बोनस। जब कर्मचारी को वेतन के साथ साथ वर्ष में एक बार या एक से अधिक बार लाभ में कुछ अतिरिक्त धनराशि दी जाती है तो उसे बोनस कहते हैं। यह कर्मचारियों की योग्यता के अनुसार दी जाती है, जैसे दिवाली पे या फिर किसी दिवस पे या फिर किसी जयंती पर अतिरिक्त धन दिया जाता है। नौवां है भत्ता। वेतन के अतिरिक्त कर्मचारियों को कई बार आने जाने के लिए, किसी जगह पर रुकने के लिए भत्ते के रूप में कुछ धनराशि दी जाती है। जैसे कोई भी कर्मचारी अब अगर अपनी विभाग से, अभी संस्था के काम से कहीं जाता है आता है तो उसे अतिरिक्त आने जाने के किराए के रूप में भत्ते को प्राप्त करता है, या फिर रुकने पर होटल के बिल के लिए उसे अतिरिक्त होटल का किराया, प्रशिक्षण भत्ता आदि मिलता है। 10वां है छात्रवृत्ति। अनेक शिक्षण संस्थाओं द्वारा छात्रों को धनराशि प्राप्त होती है, जिसका उद्देश्य शिक्षा एवं प्रशिक्षण को प्रोत्साहन देना होता है। कई बार यह गरीब छात्रों को भी शिक्षा के रूप में प्रदान की जाती है। तो आज के लिए बस इतना ही बच्चों, कल हम लोग पढ़ेंगे व्यय। धन्यवाद।